दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो स्क्रीन पे देख के आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में जिस नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं वो आपकी यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या है कि होने वाली है। तो आप में से काफी सारे लोगों ने गैस कर लिया होगा, जिन्होंने गैस नहीं किया उनको मैं बता दूं कि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। तो जी हाँ, जो पीसीएस का एग्जामिनेशन होना है आपका यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2021, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका क्या है कि आ गया है। तो यह है आपकी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप इस वेबसाइट पर इस तरह आ जाए तो उल्टे हाथ में आपको नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट नाम का आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, उसी नीचे क्या है कि ऑल नोटिफिकेशन स्लैश एडवर्टीजमेंट क्या है कि लिखा गया है। जब आप उसको इस तरह करेंगे टैप तो आपके सामने यहाँ पे जितनी भी ताजा तरीन नौकरियां हैं यूपीपीएससी में होने वाली उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो करंटली सिर्फ पीसीएस एग्जामिनेशन 2021 ही करंटली आपका क्या है कि चल रहा है। सीधे हाथ की तरफ आपको तीन ऑप्शन नजर आएंगे, यूजर इंस्ट्रक्शंस, व्यू एडवर्टीजमेंट और साथ साथ में अप्लाई। तो व्यू एडवर्टीजमेंट पे जब आप करेंगे टैप तो उसके बाद क्या है कि आपके सामने यहाँ पर क्या है कि चार ऑप्शन खुल जाएंगे। दो ऑप्शन पीडीएफ फाइल के हैं, दो ऑप्शन क्या है डीओसी फाइल के हैं। तो चाहे आप पीडीएफ फाइल खोल सकते हैं, आप डीओसी फाइल खोल सकते हैं। और दो ऑप्शन जो पीडीएफ फाइल के उसमें एक हिंदी में एडवर्टीजमेंट है, अंग्रेजी में एडवर्टीजमेंट है, और डीओसी में भी सेम होने वाला है, एक अंग्रेजी में है आपका और एक क्या है कि हिंदी में। तो जिस भाषा में आपकी पकड़ अच्छी है, जिस भाषा में आप क्या है कि कंफर्टेबल फील करते हैं, उस भाषा में आप क्या है कि उसको पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप क्या है कि दोनों भाषाओं में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या है कि इंग्लिश पीडीएफ फाइल का क्या है कि इस्तेमाल आपका करने वाला हूं। तो ये खुल गया आपका बड़ा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। साथ साथ में पीसीएस तो मैंने आपको बताया एग्जामिनेशन, लेकिन उसका जो फुल फॉर्म है उसकी वो है आपकी कंबाइंड स्टेट साथ में अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021। और इसी के साथ साथ इसमें असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी एसीएफ और साथ साथ में क्या है कि इसमें रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जिसको आरएफओ कहते हैं उसका एग्जाम भी इसी के साथ होता है। तो यह है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि फॉन्ट का साइज है यानी कि जो अक्षरों का साइज है वो बहुत छोटा है। तो उसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि क्या है कि इसको आप आसानी से स्क्रीन पर देखना, इसके अलावा मैं क्या है कि आसानी से पढ़ के आपको क्या है कि समझा सकूं। तो आज का ये जो वीडियो है यूपीपीएससी के बारे में जो मैं आपको आज के वीडियो में बता रहा था, तो उसमें आपको बताऊंगा मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर की जानकारी। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है इस तरह के एग्जाम में वो है डिटेल सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको डिटेल सिलेबस मिलेगा, कौन से पेज पे कौन से लेक्चर पे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस और कुछ और इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि मैं आपको आज के वीडियो में क्या है कि देने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। जानते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में होने वाला पीसीएस एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत सबसे पहले करते हैं आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज को जान के। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की जानकारी आपको क्या है कि पेज फर्स्ट में जो 6 नंबर का पैराग्राफ है जो कि राइट हैंड साइड में आपका, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको क्या है कि दो भागों में डिवाइड कर रखा है, हर एक पेज को लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो राइट साइड में पैराग्राफ नंबर 6 पे आपको क्या है नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। तो आपकी जो पीसीएस के अंदर का जो सर्विस जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाली है वो आपकी 400 है। इसके अलावा असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की एक वैकेंसी होने वाली है और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की क्या है कि 15 वैकेंसीज होने वाली है। यानी कि कंबाइंड स्टेट या फिर आप उसे अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन या फिर आप उसे पीसीएस भी कह सकते हैं, उसमें 400 वैकेंसी आपकी होने वाली है। और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की आपकी एक वैकेंसी है और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की क्या है कि आपकी 15 वैकेंसी आपकी होने वाली है। तो ये आपकी क्या है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पीसीएस के साथ साथ आपका जो है जो फॉरेस्ट से रिलेटेड, फॉरेस्ट सर्विसेज से रिलेटेड जो एग्जाम है वो भी क्या है किसके साथ होना है। तो कुछ लोग अभी सुनते ही बोलना चाहेंगे कि अगर क्या हो कि अगर मैं दोनों के लिए एलिजिबल हूँ, यानी कि पीसीएस के साथ साथ में जो फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम है इसके लिए भी अगर मैं एलिजिबल हूँ तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मल्टीपल पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। इंपॉर्टेंट सबसे ऊपर आपको नजर आएगा इंपॉर्टेंट जो कि आपका क्या है कि पहला ही पैराग्राफ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। तो उसमें अगर आप पहला पॉइंट पढ़ेंगे तो वो क्लियरली कहता है कि जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होना है वो चाहे आप पीसीएस के लिए अप्लाई करें, चाहे एसीएफ यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या फिर रेन फॉरेस्ट ऑफिस, सबके लिए जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होना है वो क्या है कि सेम होने वाला है। इसके अलावा क्या है कि आप एक सेकंड अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे वहां पे क्लियरली आपको बताया गया कि आप एक कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन का इस्तेमाल क्या है कि कर सकते हैं
आपका पीसीएस के साथ साथ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या फिर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के एग्जाम को अप्लाई करने के लिए। यानी कि आप एक कॉमन यानी कि एक ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपल पोस्ट को क्या है कि इस्तेमाल करने के लिए, बशर्ते, लेकिन शर्त यह है कि आप पीसीएस के साथ साथ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या फिर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि आप फुलफिल करते हो। तो ऑफकोर्स आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो चलिए वीडियो में आप बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको शुरुआत होगी आपके पेज नंबर सेकंड से। पेज नंबर सेकंड से आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की शुरुआत होगी। लेफ्ट हैंड साइड में पेज सेकंड 10th नंबर का क्या है कि आपको पैराग्राफ देखने को मिलेगा, जहां पे क्या है कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने को क्या है कि मिल जाएगी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे, एक एक करके पोस्ट की बात करेंगे कि इस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पीसीएस के अंतर्गत क्या है कि काफी सारी पोस्ट क्या है कि आती हैं। उसके अलावा पीसीएस के अलावा जो फॉरेस्ट सर्विसेज हैं उनकी पोस्टों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन पोस्टों की जो कि क्या है कि आपकी कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन, जिसको पीसीएस भी कहा गया है, उसके अंतर्गत पोस्ट आती है और उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या होने वाली है। तो जो पहली पोस्ट है आपकी जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो आपकी पीसीएस के अंतर्गत आती है, वो आपकी है सब रजिस्ट्रार, साथ में आपकी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट। तो सब रजिस्ट्रार या फिर असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट को अप्लाई करने के लिए आप क्या है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लॉ ग्रेजुएट, यानी कि आप लॉ ग्रेजुएट होनी चाहिए। सेकंड पोस्ट जो पीसीएस के अंतर्गत है वो आपकी है डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी या फिर एसोसिएट डीआईओएस, और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट और साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। यानी कि इन पोस्टों को अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। तीसरी पोस्ट आपकी है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर रेवेन्यू ऑडिट में। तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो आप कॉमर्स ग्रेजुएट क्या है कि होने चाहिए। अब बात करते हैं चौथी पोस्ट की। चौथी पोस्ट है आपकी असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड फर्स्ट, और साथ साथ में असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड दोनों इसमें दिया गया है चौथी पोस्ट में। तो इसके लिए क्या है कि आपके पास डिग्री हो साइंस में, यानी कि डिग्री इन साइंस, और उसी के साथ साथ आपके पास फिजिक्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। जो आपके पास डिग्री है साइंस में, यानी एक बार फिर बता दो, डिग्री हो आपके पास साइंस में और उसी के साथ फिजिक्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास एज अ सब्जेक्ट क्या है कि आपके पास उसमें डिग्री में क्या है कि डिग्री इन साइंस में क्या है कि होना चाहिए। फिफ्थ नंबर की पोस्ट है आपकी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। असिस्टेंट लेबर कमीशन आपकी फिफ्थ नंबर की पोस्ट है। तो इसके लिए क्या है कि आपके पास क्या तो डिग्री हो आर्ट्स में, और जो डिग्री आपके पास आर्ट्स में है उसमें सोशियोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपके पास डिग्री हो आर्ट्स में और उसी के साथ साथ सोशियोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स आपके पास एज अ सब्जेक्ट हो, या फिर डिग्री हो आपके पास सीधा कॉमर्स में या फिर लॉ में। तो ये ऑप्शन आपके हो गए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए। अगली पोस्ट है आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। मैं माफी चाहूंगा अगर मैं सिलेक्ट ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ चीजों को। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जो छठी नंबर की आपकी क्या है कि पोस्ट है, तो इसके लिए आपके पास क्या है कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के लिए आपके पास डिग्री हो सोशियोलॉजी में या फिर सोशल साइंस में या फिर होम साइंस में या फिर सोशल वर्क में। फिर बता दूं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जो कि 6 नंबर की पोस्ट है उसके लिए आपके पास डिग्री हो सोशियोलॉजी में या फिर सोशल साइंस में या फिर होम साइंस में या सोशल वर्क में। ठीक है। 7 नंबर की पोस्ट है आपकी सीनियर लेक्चरर डाइट के लिए। तो सीनियर लेक्चरर अगर आपको डाइट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो और साथ साथ में क्या है कि बीएड हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ आपके पास बीएड भी क्या है कि होना चाहिए। 8वीं नंबर की जो पोस्ट है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर को अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास साइकोलॉजी में या फिर सोशियोलॉजी में या फिर सोशल वर्क में या इसके बराबर की कोई भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है इस सब्जेक्ट में तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, वो भी क्या है कि सोशल वर्क की किसी भी ब्रांच में, और क्या है कि जो आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है वो क्या है कि आपका क्या है कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क द्वारा, यानी कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क से आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी सोशल वर्क की किसी भी ब्रांच में। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं फिर बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफिसर के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो साइकोलॉजी में या फिर सोशियोलॉजी में या फिर सोशल वर्क में या फिर उसके बराबर की कोई भी इक्विवेलेंट आपके पास क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो। ये नहीं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, वो भी किसी भी ब्रांच में, वो भी किसी भी ब्रांच किसी भी ब्रांच सोशल वर्क के किसी भी ब्रांच में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क से।
तो इतनी कहानी आपकी होने वाली है। 9th नंबर की जो आपकी पोस्ट है, इसके अलावा मैं काफ़ी तेज बोल रहा हूँ आज के वीडियो में, कोई काफ़ी सारी जानकारी है बताने के लिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से उसको डबल चेक आपका क्या है कि जरूर कीजिए। 9th पोस्ट आपकी होगी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए आपके पास क्या है कि ग्रेजुएट डिग्री हो सोशियोलॉजी में, या फिर सोशल वर्क में, या फिर होम साइंस में, या इसके बराबर की यानी कि इक्वलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास हो जो कि क्या है कि रिकॉग्नाइज हो सकता है, तो आ रहा है यानी कि रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। 10 नंबर की जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी डेजिग्नेटेड ऑफिसर या फिर क्या है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो 10 नंबर की पोस्ट है आपकी डेजिग्नेटेड ऑफिसर या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो इसके लिए दो ऑप्शन होने वाले हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। पहला ऑप्शन तो ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास केमिस्ट्री में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास क्या है कि केमिस्ट्री में, और ये ऑप्शन नहीं है तो आपके पास फिर या तो बैचलर्स डिग्री हो आपका फूड टेक्नोलॉजी में, या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी में, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी में, या फिर एग्रीकल्चरल साइंस में, या फिर वेटेरिनरी साइंस में, या फिर बायोकेमिस्ट्री में, या फिर माइक्रोबायोलॉजी में, या फिर सीधा आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो केमिस्ट्री में, या फिर डिग्री हो आपके पास मेडिसन में। तो इतने सारे क्या है कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऑप्शन होने वाले हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर। लेकिन इसके अलावा एक क्राइटेरिया और है कि अगर आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका क्या है कि कोई भी क्या है कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, वो भी किस चीज में, वो भी मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट या सेल, सेल फूड से रिलेटेड किसी भी चीज में आपका क्या है कि कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट या सेल से रिलेटेड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका क्या है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो किसी भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, यानी कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो आपका डायरेक्टली, वो भी मैन्युफैक्चर या फिर इंपोर्ट या फिर सेल, वो भी किसी भी तरह के क्या है कि खाने से रिलेटेड चीजों में क्या है कि नहीं होना चाहिए फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। तो ये क्राइटेरिया होने वाला है। इसके अलावा आप इसे डिटेल से ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 10 पोस्ट निपटा दी। 11वीं जो पोस्ट है आपकी वो है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। तो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर को अगर आपको अप्लाई करना है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास मैथमेटिक्स में, या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, या फिर स्टैटिस्टिक्स में, या फिर क्या है कि एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में। तो ये क्वालिफिकेशन क्या है कि आपकी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए होने वाली है। अगर आपको अप्लाई करना है डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी डेवलपमेंट ब्रांच के लिए, तो फिर आप क्या है कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट क्या है कि होने चाहिए। इसलिए जो 13वें नंबर की आपकी जो पोस्ट है वो है लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की। तो लेबर एनफोर्समेंट की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो, वो भी या तो इकोनॉमिक्स के साथ, या फिर सोशियोलॉजी के साथ, या फिर कॉमर्स के साथ, या फिर सीधा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास लॉ में, या फिर लेबर रिलेशन में, या फिर लेबर वेलफेयर में, या फिर लेबर लॉ में, या फिर कॉमर्स में, या फिर सोशियोलॉजी में, या फिर सोशल वर्क में, या फिर सोशल वेलफेयर में, या फिर ट्रेड मैनेजमेंट में, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट। यानी कहने का मतलब ये काफी सारे जो स्ट्रीम है क्या है कि आपको भर भर के क्या है कि दी है। 14 नंबर की पोस्ट आपकी है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल किस चीज में, वो भी गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में, वो भी बॉयज और गर्ल्स जो दोनों के लिए क्या है कि बॉयज या फिर गर्ल, यानी बॉयज और गर्ल्स यहाँ पे क्या है कि दिया गया प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल के लिए क्या है कि काफी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो पहला तो ये है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। दूसरा, और इसी के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ आपके पास या तो एलटी डिप्लोमा हो, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन उत्तर प्रदेश, या फिर आपके पास बीटी या फिर क्या है कि बीएड आपके पास होना चाहिए। तो ये तो हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद। इसी के साथ आपके पास क्या है कि 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी हाई स्कूल में, या फिर इंटरमीडिएट क्लासेस में, या फिर इनसे भी हायर किसी क्लास को पढ़ाने का क्या है कि आपके पास 3 साल का क्या है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। 15 नंबर की पोस्ट है आपकी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर। तो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो आपके पास केमिस्ट्री में। 16 नंबर की पोस्ट है आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। तो इसके लिए आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होने चाहिए। 7th नंबर की आपकी पोस्ट है मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जर्नल। तो 17th नंबर की जो पोस्ट है मैनेजर की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और जर्नल है, उसको अप्लाई करने में आपका एमबीए हो या फिर उसके बराबर की कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री हो। 18th और आखिरी जो पोस्ट है आपकी वो है असिस्टेंट स्टोर परचेज ऑफिसर। तो उसके लिए आपने क्या है कि एमबीए कर रखा हो, यानी कि मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा जो एक और पोस्ट है 19th पोस्ट है, इसमें क्या है कि आपका इंटरव्यू नहीं है। इस पोस्ट पे सिर्फ ये एक ऐसी पोस्ट है जिसमें क्या है कि आपका इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है पीसीएस के अंतर्गत, और वो पोस्ट है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट कमेटी। यानी कि इसमें क्लियरली दिखाया गया कि स्पेसिफिक क्वालिफाइंग पोस्ट ओनली थ्रू रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि सिर्फ रिटन एग्जाम के जरिए इसमें सिलेक्शन हो जाएगा आपका टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री। तो इसलिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो केमिस्ट्री में, वो भी मिनिमम 50% मार्क्स है। तो इसमें मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है कि आपका होने वाला है। तो ये तो सर जो पीसीएस के अंतर्गत जितनी भी आपकी क्या है कि
पोस्ट आनी थी, उसके बारे में हमने बात करी। अब बात करते हैं कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को अप्लाई करने के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि मिनिमम ये तो चाहिए ही चाहिए, वो क्या है कि बैचलर्स डिग्री हो आपके पास, और बैचलर्स डिग्री में जो मैं आपको अभी सब्जेक्ट बताने वाला हूँ, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट आपके पास बैचलर्स डिग्री में होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट है वो आपका है बॉटनी, जूलॉजी, साथ साथ में केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, या फिर सीधा आपके पास बैचलर्स डिग्री हो एग्रीकल्चर में, या फिर बैचलर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग में, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ऑफकोर्स। तो ये तो हो गई एसेंशियल क्वालिफिकेशन। प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जिस क्वालिफिकेशन को क्या है कि प्रीफर्ड किया गया, तो वो क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, तो उसमें यह है कि आपने क्या है कि आपने टेरिटोरियल जो आर्मी होती है उसमें मिनिमम 2 साल सर्व कर रखा हो, या फिर आपके पास क्या है कि बी सर्टिफिकेट हो एनसीसी वाला। तो ये हो गई आपकी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की, तो अगर आपको रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी होने वाली है वो है एक बैचलर्स डिग्री, और बैचलर डिग्री में जो आपको मैं भी सब्जेक्ट बताने वाला हूं उसमें से कम 2, मिनिमम 2 या उससे अधिक सब्जेक्ट ऑफकोर्स हो सकते हैं, 2 या उससे अधिक सब्जेक्ट आपके पास बैचलर्स डिग्री में क्या है कि होने चाहिए। और जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके हैं मैथमेटिक्स, दूसरा आपका फिजिक्स हो गया, इसके अलावा केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, साथ साथ में स्टैटिस्टिक्स, हॉर्टिकल्चर, या फिर सीधा आपके पास क्या है कि बैचलर्स डिग्री हो एग्रीकल्चर में, या फिर बैचलर्स डिग्री हो आपके पास इंजीनियरिंग में, या फिर बैचलर्स डिग्री हो वेटेरिनरी साइंस में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। वैसे अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि तो जो बैचलर्स की स्पेलिंग यहाँ पर जिसको मैं अभी हाईलाइट करूँगा स्क्रीन पे, वो क्या है कि गलत लिखी गई है, ठीक, पकड़ लिया मैंने। इसके अलावा इस पोस्ट के लिए आपका रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, जिस क्वालिफिकेशन को प्रीफर्ड किया जाएगा, वो है पहला उस तरह के कैंडिडेट जिन्होंने क्या कि टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम क्या कि 2 साल सर्व किया, या फिर जिनके पास बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, या फिर उन कैंडिडेट जिन्होंने क्या है कि स्टेट को किसी गेम में क्या है कि आपका रिप्रेजेंट किया गया। इसके अलावा अगर आप नीचे आएंगे तो उन पोस्टों की जानकारी दी गई है जिसमें क्या है कि फिजिकल रिक्वायरमेंट भी होती है कि आप इतने लंबे होने चाहिए, इतने चौड़े होने चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए आपके साथ, इतनी चाइस का एक्सपेंशन होना चाहिए, उस चीज़ की जानकारी भी क्या है कि आपको यहाँ पर क्या है कि दी गई है। इसके बाद चलिए अब बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो कि आपकी होती है एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस की नाम की जानकारी आपको पैराग्राफ 2 पेज फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड से क्या है कि आपको मिलने वाली है। तो आपको बता दूं कि मैं जो अनरिजर्व, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए टोटल फीस आपकी 125 रुपए क्या है कि होने वाली है। इसके अलावा जो SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 65 रुपये होने वाली है, हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 25 रुपये होने वाली है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि 65 रुपये होने वाली है। इसके अलावा सारे लोग जानते होंगे कि रिजर्वेशन का जो लाभ है उसको लेने के लिए क्या है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, यानी कि आपका जो डोमिसाइल है वो क्या है कि उत्तर प्रदेश का क्या है कि आपका होना चाहिए। तो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो क्या है कि हमने क्या है कि आपकी निपटा दी। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि क्या है कि आपका कहाँ कहाँ से आप देख सकते हैं जानकारी, यानी पेज नंबर वगैरह मैंने आपको सारी बता दिया। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की, पेज नंबर 3 12 नंबर का पैराग्राफ, एज लिमिट। तो एज लिमिट में क्या है कि आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, और आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा और क्या है कि 40 साल से क्या है कि कम होनी चाहिए, यानी कि आपकी उम्र 40 साल पूरी नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम क्या है कि आप कम से कम 21 साल के होने चाहिए। यानी कि अब कुछ लोग बोलेंगे कि कब से कब के बीच में ना, क्योंकि वो ऐसा होता है कि आपका एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट बताई जाती है तो आदमी कंफ्यूज होता है। तो अगर मैं डेट की बात करूं तो क्या है कि आप 2 जुलाई 1981 से लेके 1 जुलाई 2000 क्या है कि दो के बीच 2000 यानी कि 2 जुलाई यानी 2 जुलाई 1981 से लेके आप 1 जुलाई 2000 के बीच में क्या है कि पैदा होने चाहिए। मैंने आपको डेट भी बता दी और एज भी मैंने आपको बता दी, 21 से लेके 40 साल है। और अगर मैं एज के हिसाब से बात करूं, अगर मैं आपको बात करूं कि कब से कब के बीच में आप पैदा होना चाहिए, तो 2 जुलाई 1981 यानी कि 2 जुलाई 1981 से लेके 1 जुलाई 2000 के बीच में क्या है कि आप पैदा होने चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूं आपका क्या है कि रिलैक्सेशन, वो भी क्या है कि अपर एज लिमिट में, तो क्या है कि 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है आपका जो SC कैंडिडेट्स हैं उत्तर प्रदेश के, साथ साथ में जो क्या है कि ST कैंडिडेट्स हैं आपके
उत्तर प्रदेश के साथ साथ में अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है क्या है कि उत्तर प्रदेश की, इसके अलावा और लोगों को भी इसमें क्या है कि रिलैक्सेशन दिया गया, जैसे कि स्किल प्लेयर ऑफ उत्तर प्रदेश, और इन सबको भी क्या है कि एज रिलैक्सेशन दिया गया। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि ओबीसी कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट जो है कि उत्तर प्रदेश के, उनको क्या है कि आपका क्या है कि 5 साल का क्या है कि अपर एज रिलैक्सेशन यानी ऊपरी उम्र में जो आपकी कह सकते हैं छूट क्या है कि वो आपकी क्या है कि मिलने वाली है। तो एप्लीकेशन फीस मैंने आपको बता दी, एज लिमिट मैंने आपको बता दी, इसके अलावा क्या है कि मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बता दिया। अब सारी कहानी बचती है दो इंपॉर्टेंट चीज़ों की। एक तो क्या है कि मतलब काफ़ी सारे लोगों को पता होगा पीसीएस में क्या पैटर्न होता है आपका। इसके अलावा क्या है कि सिलेबस की जानकारी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो सारी चीज़ें क्या है कि आपको पेज नंबर 6 में देखने को मिल जाएगी, यानी कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, यानी प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। तो बहुत ही सिंपल कहानी है। पहला आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस वाला होता है, नहीं MCQ ABCD वाला, जो एक ऑप्शन आपका सेलेक्ट करना था। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन है, जो कि आपका कन्वेंशनल टाइप यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपको लिखना होगा। और तीसरा आपका क्या है कि पर्सनैलिटी टेस्ट, या जिसको हम इंटरव्यू भी क्या है कि आपका कहते हैं। ठीक है। तो क्या है कि आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्या है कि आपका होने वाला है, उसमें 2 कंपलसरी क्या है कि आपके पेपर होने वाले हैं। और क्या है कि हर एक पेपर 200 मार्क्स का दिया जाएगा होगा, और 2 घंटे का क्या है कि आपको समय दिया जाएगा, 2 घंटे का एक पेपर के लिए और 2 घंटे का एक पेपर के लिए। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग बोलेंगे कि जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस कहाँ से मिलेगा। तो थोड़ा सा आप रुकिए, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस कहाँ से मिलेगा। अब प्रीलिमिनरी जो लोग क्लियर कर देंगे वो आपका क्या है कि मेन एग्जाम्स में जाएंगे। तो मेन एग्जाम में अगर मैं बात करूँ तो कितने पेपर होने हैं, तो मेन एग्जाम के क्या है कि आपके 7 पेपर होने हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे कंपलसरी, तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स तो ये आपके हैं जो होने, यानी कि पहला जर्नल हिंदी है, दूसरा ऐसे है, तीसरा जर्नल स्टडीज फर्स्ट पेपर है, चौथा जर्नल स्टडीज सेकंड पेपर है, पांचवा आपका जनरल स्टडीज थर्ड पेपर है, और छठा आपका जनरल स्टडीज फोर्थ पेपर है। तो ये पेपर तो आपके होने ही होने। इसके अलावा आपको एक क्या है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका सेलेक्ट करना होगा। सब्जेक्ट इसमें लिस्ट दी गई है, वो क्या है कि आपको सेलेक्ट करना होगा। तो जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जानकारी आपको ये इसी के नीचे यहाँ पे दी गई है। पेज नंबर मैंने आपको भी बताया था, पेज नंबर आपका 6 है। तो 6 में क्या है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की आपको जानकारी, यानी कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी क्या है कि आपको सेलेक्ट करना होगा। तो 29 यानी कि 29 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो इसमें से एक आपको सेलेक्ट क्या है कि करना होगा। इसके अलावा 6 पेपर जो मैंने आपको बताया कंपलसरी सब्जेक्ट, ये तो क्या है कि आपके होने ही होने हैं। और इसी के साथ एक जानकारी एक बता दूं कि जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट एक सेलेक्ट करेंगे, जो इतनी बड़ी आपको लिस्ट दी गई है ऑप्शनल सब्जेक्ट की, उसके क्या है कि आपके 2 पेपर होने हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होने हैं, बाकी ये कंपलसरी तो आपके है ही नहीं। 6 जो आपके पेपर हैं। इसके अलावा सिलेबस की जानकारी कहाँ से मिलेगी, इसके अलावा इसमें आपको ये भी बता रखा है कि आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू आप उसको जो भी बोले, वो क्या है कि 100 मार्क का आपका होता है, यानी कि आपका 100 मार्क का होने वाला है। अगर मैं बात करूँ सिलेबस आपको कहाँ से क्या है कि मिलने वाला है, तो सिलेबस की जानकारी आपको क्या है कि पेज नंबर 6 से मिलेगी। तो पेज नंबर 6 पे आप देख सकते हैं अपेंडिक्स 5 करके। तो अपेंडिक्स 5 में क्या है कि आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस आपको मिल जाएगा। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जैसे मैंने आपको बताया, इसमें 2 पेपर होंगे। तो पेपर फर्स्ट जो है जनरल स्टडीज का, जो कि 200 मार्क्स का होगा, समय 2 घंटे का। तो उसमें ये सारी चीज़ें क्या है कि आपसे पूछेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें। और उसी के जब आप ये तो अपेंडिक्स 5 नीचे से शुरू हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में बचा हुआ जो आपका सेकंड पेपर है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का, उसका सिलेबस भी आपको क्या है कि देगा। और उसी के नीचे ठीक है आपका, उसी के नीचे आपका अपेंडिक्स 6 है, जिसमें मेंस का सारा सिलेबस देगा। इवन जो आपके क्या है कि इतने सारे सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, सारे सब्जेक्ट्स के क्या है कि आपको ऐसे करके आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देखें तो ये सारा आपका सिलेबस क्या है कि मेन एग्जाम का है। तो आप देख सकते हैं कितना सारा आपका भर भर के क्या है कि आपका यहाँ पे क्या है कि आपको सिलेबस क्या है कि देखने को मिल जाएगा। तो मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि मैं सिर्फ स्क्रॉल डाउन ही करता रह जाऊँगा, और क्या है कि कभी नीचे एंड में पहुँच ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको क्या है कि देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया मैंने, एज लिमिट बता दी, आपका सेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क्या बोलते हैं, आपका जो सिलेबस मिलना है वो मैंने बता दिया, और एप्लीकेशन फीस बता दी। अब अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 5 फरवरी 2021 से शुरू हो गई है, और साथ साथ में क्या है कि आपकी लास्ट डेट जो है आपकी क्या है कि सबमिट करने की, ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने की, वो क्या है कि आपकी 5/3/2021 है, यानी कि 5 फरवरी से लेके आपकी जो लास्ट डेट होने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने की, वो क्या है कि आपकी 5 मार्च 2021 क्या है कि होने वाली है। यही लास्ट डेट 5 मार्च 2021 है। लेकिन
जो आपका ऑनलाइन फी जमा करने की जो तारीख है लास्ट डेट, वो आपकी सिर्फ 2 मार्च 2021 है। तो इस बात का क्या है कि आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत में ढेर सारी नौकरियां निकलती हैं, तो हर एक नौकरी को क्या है कि वीडियो के माध्यम से कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका पूरा, उस पर जॉब एक्सप्रेस का पेज बनाया, और दूसरा मैंने फेसबुक पे जॉब एक्सप्रेस का पेज बनाया। तो इन 2 पेजेस पे मैं नई नई ताज़ा तरीन नौकरी की जानकारी डालता रहता हूँ। तो आप इन 2 पेजेस को आके जरूर चेकआउट करें, यहाँ से आपको नई नई ताज़ा तरीन नौकरी की जानकारी मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं अब, जो मैंने आपको भी यूपी पीएससी यानी कि पीसी एग्जामिनेशन के बारे में बताया। तो अब आपको करना ये है कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ना है, ढंग से इसको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि सिलेबस की जानकारी, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ से क्या है कि मिलने वाली है। तो घबराने की बात नहीं है, आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक दिया है। इसके अलावा जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीपीएससी की, इसका लिंक भी दिया, साथ में जो अप्लाई का लिंक है वो भी मैंने आपको दिया। यानी 3 इंपॉर्टेंट लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट और साथ में अप्लाई का लिंक भी दिया। इसके अलावा जो जॉब एक्सप्रेस का मेरा पेज है कोरा और फेसबुक पे, उसका लिंक भी मैंने क्या है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या है कि सारे लिंक क्या है कि मिलने वाले हैं। तो चलिए खत्म करते हैं आज का वीडियो। वैसे भी वीडियो हो गया बहुत बड़ा, और बोल बोल के क्या है कि मैं गया हूँ अब थक। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और बेहतरीन नौकरी के साथ। तो आपका आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।